का परिवार निश्चिंत होकर गहरी नींद में सो गया। तभी आधी रात के अंधेरे में जगन चुपके से वहां आया। उसने पास के जंगल से हाँक कर लाए गए दर्जनों आवारा पशुओं को सोमदत्त के आंगन में छोड़ दिया। जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे और सोमदत्त की महीने भर की मेहनत, उसके पसीने की बूंदें मिनटों में मलबे में तब्दील हो गई। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की गोद में बसा चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वो गांव इतना शांत और हरा भरा था कि वहां की हवाओं में भी एक सौंधी सी खुशबू महकती थी। उसी गांव की एक छोटी सी कुटिया में सोमदत्त नाम का एक कुम्हार रहता था। सोमदत्त का स्वभाव मिट्टी की तरह ही कोमल और सच्चा था। वो केवल मिट्टी के बर्तन ही नहीं बनाता था, बल्कि हर बर्तन में अपनी आत्मा डाल देता था। उसके पास ज्यादा धन दौलत तो नहीं थी, पर अपनी कला के प्रति अटूट लगन और एक सुखी परिवार उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। मिट्टी से सोना बनाना है, बेटे का भविष्य सजाना है। अरे भाग्यवान, जरा सुनती हो? मुझे जल्दी से हाथ मुंह धोने के लिए पानी दे दो और कलेवा परोस दो। आज सूरज ढलने से पहले मुझे शहर की ओर निकलना है। हाँ जी, मैं बस अभी परोसती हूँ, पर आज इतनी हड़बड़ी क्यों है? अभी तो सूरज सर पर चढ़ा भी नहीं है और आप जाने की तैयारी करने लगे। सुबह से देख रही हूँ, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। क्या कोई खास बात है जो आपने मुझसे छिपाई है? परेशान नहीं हूँ सुनीता, बस मन में थोड़ी हलचल है। आज शहर के सबसे बड़े साहूकार धर्मपाल जी ने मुझे बुलावा भेजा है। उनके सिपाही कल शाम को आए थे, जब तुम कुएं पर पानी भरने गई थी। साहूकार जी ने? भला हम जैसे गरीब कुम्हार से उन्हें क्या काम पड़ गया? कहीं कोई पुराना हिसाब तो नहीं, या फिर किसी ने हमारी शिकायत कर दी है? सुना है वे बड़े सख्त मिजाज के आदमी हैं। नहीं नहीं, शिकायत जैसी तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। मैंने तो आज तक किसी का एक पैसा नहीं दबाया। अब वहां जाकर ही पता चलेगा कि विधाता ने आज हमारे भाग्य में क्या लिखा है। तुम बस दुआ करना कि जो भी हो अच्छा हो। सोमदत्त अपनी पोटली उठाकर शहर की ओर चल देता है। रास्ते भर उसके मन में कई विचार आते जाते रहते हैं। जब वो साहूकार की उस विशाल और आलीशान हवेली पर पहुंचता है, तो वहां की चकाचौंध और पहरेदारों को देखकर दंग रह जाता है। आओ सोमदत्त, आओ, बैठो। मैंने तुम्हारी बनाई सुराहियों और उन कलात्मक बर्तनों की बहुत तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि चंदनपुर में एक ऐसा कुम्हार है जिसके हाथों में साक्षात हुनर बसता है। मालिक, ये तो आपकी उदारता है कि आपने इस तुच्छ कलाकार को याद किया। मैं तो बस अपनी मेहनत करता हूं। मिट्टी भगवान की दी हुई है, मैं तो बस उसे अपनी उंगलियों से थोड़ा रूप देने की कोशिश करता हूं। कहिए मालिक, मुझ गरीब को यहां सेवा का अवसर कैसे दिया? देखो सोमदत्त, मेरी इकलौती बेटी का विवाह तय हुआ है। मुझे शादी के जश्न के लिए और मेहमानों को उपहार देने के लिए 2000 विशेष सजावटी गमले और मिट्टी के अद्भुत पात्र चाहिए। काम बहुत बड़ा है और समय केवल 1 महीना। क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करोगे? मुझे ऐसा काम चाहिए जो पूरे शहर में किसी ने न देखा हो। क्या तुम ये कर लोगे? मालिक, काम तो बहुत कठिन है। अकेले इतने कम समय में 2000 बर्तन तैयार करना, मिट्टी लाना, उसे छानना, फिर चाक पर चढ़ाना और फिर आंच में पकाना, इसमें तो दिन रात एक करने होंगे। ये काम तो बहुत कठिन है मालिक। मुझे पता है सोमदत्त, ये नामुमकिन जैसा है।
इसीलिए मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम भी दे रहा हूं। अगर तुमने समय पर यह काम पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें गांव की वो 5 बीघा जमीन दे दूंगा जो तालाब के पास है। तुम्हें पता है वो जमीन कितनी उपजाऊ है। बदले में तुम्हें कोई पैसा नहीं देना होगा। वो जमीन हमेशा के लिए तुम्हारी और तुम्हारी बेटे की हो जाएगी। क्यों, क्या कहते हो सोमदत्त? मालिक, क्या आप सच कह रहे हैं? इतनी बड़ी जमीन? अगर वो जमीन मेरी हो गई तो मैं वहां एक बड़ी कार्यशाला बना पाऊंगा और खेती भी कर सकूंगा। मेरे बेटे भोलू को फिर कभी अभावों में नहीं जीना पड़ेगा। मैं वादा करता हूं मालिक, मैं दिन को दिन और रात को रात नहीं समझूंगा। मैं ये काम हर हाल में पूरा करूंगा। सोमदत्त खुशी के मारे झूमता हुआ घर लौटता है। उसकी थकावट जैसे गायब हो गई थी और आंखों में अपने परिवार के अच्छे दिनों का सपना तैर रहा था। अपनी पत्नी सुनीता को बुलाते हुए कहता है, सुनीता, सुनीता, कहां हो तुम? आज तो ईश्वर ने हमारी सुन ली। साहूकार जी ने हमारे भाग्य के द्वार खोल दिए हैं। क्या हुआ जी? आप तो खुशी से फूल ही नहीं समा रहे। क्या कहा साहूकार जी ने? उन्होंने हमें 2000 विशेष बर्तन बनाने का जिम्मा दिया है। और जानती हो बदले में क्या मिलेगा? वो 5 बीघा वाली उपजाऊ जमीन। अब हमारा बेटा भोलू किसी बड़े शहर के स्कूल में पढ़ेगा। उसे फटे कपड़ों में नहीं घूमना पड़ेगा। अब हम भी सिर उठाकर जिएंगे। हमारे पास भी खेती करने के लिए जमीन होगी। पिताजी, क्या सच में हम अमीर हो जाएंगे? क्या हम भी नए कपड़े पहनेंगे? क्या आप मेरे लिए शहर से वो लाल वाला लट्टू और ढेर सारी ताजा मिठाइयाँ भी लाएंगे? हाँ मेरे लाल, इस बार मैं तेरे लिए वो सब लाऊंगा जो आज तक केवल सपनों में देखा था। बस अब मुझे 1 महीने की कड़ी तपस्या करनी है। तुम दोनों मेरा साथ देना और चल हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। अगले ही दिन से सोमदत्त का संघर्ष शुरू हो गया। आंगन में मिट्टी के ढेर लग गए। चाक सुबह की पहली किरण से लेकर रात के सन्नाटे तक घूमता रहता। उसकी मेहनत और लगन देखकर गांव वाले भी दांतों तले उंगली दबा लेते थे। लेकिन सोमदत्त का पड़ोसी जगन, जो हमेशा दूसरों की खुशियों में कांटे बोता था, अपनी खिड़की से ये सब जलते हुए देख रहा था और वो बोलता है, देखो इस सोमदत्त को। कल तक जिसके पास 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं था, आज साहूकार का खास बन गया है। अगर इसे वो जमीन मिल गई तो ये हमें नीचा दिखाने लगेगा। गांव में इसकी पूछ पड़ जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना ही होगा। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। इसकी मेहनत तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे इसके चाक में कोई जिन बस गया हो। हमें कुछ तो करना होगा, वरना हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। सोमदत्त ऐसे तो अमीर हो जाएगा। हमें कुछ तो करना होगा। तुम चिंता मत करो, मैंने योजना बना ली है। इसे ऐसी चोट दूंगा कि ये उम्र भर उठ नहीं पाएगा। अभी इसे मेहनत करने दो। जब फसल काटने का समय आएगा तब मैं हंसूंगा और ये रोएगा। देखते देखते पूरा महीना बीत गया। सोमदत्त के आंगन में 2000 सुंदर नक्काशीदार बर्तन और गमले चमक रहे थे। बस अगले दिन सुबह उन्हें बैलगाड़ी में लादकर साहूकार की हवेली ले जाना था। सोमदत्त बहुत थक गया था, इसलिए उस रात वो और उसका परिवार निश्चिंत होकर गहरी नींद में सो गया। तभी आधी रात के अंधेरे में जगन चुपके से वहां आया। उसने पास के जंगल से हाँक कर लाए गए दर्जनों आवारा पशुओं को सोमदत्त के आंगन में छोड़ दिया। जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे और सोमदत्त की महीने भर की मेहनत, उसके पसीने की बूंदें मिनटों में मलबे में तब्दील हो गई। जगन ने क्रूरता की हद पार करते हुए उन टुकड़ों पर कड़वा तेल और तेजाब छिड़क दिया ताकि वो मिट्टी भी दोबारा काम ना आ सके।
जैसी ही सुबह हुई, उसकी पत्नी सुनीता आंगन में कदम रखते ही चीख पड़ी। ओ मेरे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। जी जल्दी बाहर आइए, देखिए सब कुछ लूट गया, हम बर्बाद हो गए। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरी तपस्या, मेरे भोलू के सपने सब मिट्टी में मिल गए। हे ईश्वर, तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर ये सजा क्यों? सोमदत्त, सूरज निकल आया है। मेरे बर्तन तैयार हैं। आज मेरी बेटी की रस्म है, मुझे अभी माल हवेली पहुंचाना है। क्या मजाक है सोमदत्त, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरा कीमती वक्त बर्बाद किया। मालिक, मुझ पर रहम कीजिए। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। रात में न जाने कहां से जानवर घुस आए, किसी ने दुश्मनी निकाली है। मालिक, मुझे थोड़ा समय और दीजिए, मैं फिर से बना दूंगा। समय? समय क्या तुम्हारी जागीर है? मेरी बेटी की शादी क्या तुम्हारे लिए रुक जाएगी? तुमने मेरा अपमान किया है और मेरा काम रोका है। अब हर जाने के तौर पर मुझे तुम्हारा ये घर और ये छोटी सी पुश्तैनी जमीन चाहिए। सिपाही, इसे और इसके परिवार को अभी इसी वक्त गांव की सीमा से बाहर निकालो। सोमदत्त का घर और रोजी रोटी सब छीन ली गई। वो अपनी पत्नी और भूख से बिलखते बच्चे को लेकर शहर की ओर पैदल ही निकल पड़ा। उसके पास ना रहने को छत थी, ना खाने को दाना। तभी भोलू को भूख लगती है और वो बोलता है, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए हैं। क्या हम अब कभी अपने घर वापस नहीं जाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम भूखे ही रहेंगे पिताजी। अब हमारे पास कोई घर नहीं है पिताजी। हिम्मत मत हार मेरे बच्चे, बस थोड़ा और चल। वो सामने शहर की रोशनी दिख रही है, वहां सब ठीक हो जाएगा। हे विधाता, तूने घर छीना है पर जान तो बख्श दी। अब तू ही कोई राह दिखा। शहर पहुंचकर सोमदत्त एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी वहां से उसका एक पुराना बचपन का मित्र माधव गुजरा, जो अब शहर में मिट्टी और निर्माण का बड़ा व्यापारी था। सोमदत्त ने सुबकते हुए उसे सारी आप बीती सुनाई। सोमदत्त भाई, तुम इतने लाचार कैसे हो सकते हो? जो आदमी बेजान मिट्टी में जान फूंक सकता है, वो अपनी तकदीर से कैसे हार सकता है? तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे गोदाम के पीछे वाले खाली मकान में रहो और ये कुछ पैसे रखो अपनी गृहस्थी शुरू करने के लिए। सब ठीक हो जाएगा सोमदत्त भाई। माधव भाई, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं चुका पाऊंगा। तुमने डूबते को सहारा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद माधव भाई। ये उपकार नहीं, मेरा फर्ज है। तुम बस अपनी हिम्मत जुटाओ और फिर से काम शुरू करो और जीवन व्यतीत करो भाई। शहर में रहकर सोमदत्त ने सोचा कि सिर्फ बर्तन बनाने से काम नहीं चलेगा। सुनीता ने सुझाव दिया कि शहर के लोग शाम को बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं। सोमदत्त ने उन पैसों से समोसे, कचौरी और चाय की एक छोटी सी रेहड़ी लगानी शुरू की। सोमदत्त अपनी सुरीली आवाज में आवाज लगाता, गर्मा गर्म करारे समोसे, गांव के मसालों का स्वाद, एक बार चखेंगे तो बार बार मांगेंगे। आइए भाई साहब, दिल खुश हो जाएगा। एक बार खाकर तो देखिए, मजा आ जाएगा। भैया, आपके समोसे का मसाला तो बड़ा लाजवाब है, और ये पुदीने की चटनी, ऐसा स्वाद तो पूरे शहर में कहीं नहीं है। कल मेरे घर पर मेहमान आ रहे हैं, 20 समोसे पैक कर देना। धीरे धीरे सोमदत्त की सादगी और स्वाद का जादू चल गया। उसकी छोटी सी रेहड़ी अब एक बड़ी दुकान में बदल गई। उसने शहर में अपना एक बड़ा रेस्टोरेंट खोला और साथ ही अपनी मिट्टी की कलाकारी को भी जीवित रखा। उसने एक शोरूम खोला जहां वो मिट्टी की मूर्तियां बेचता था। अब उसके पास अपार धन था और भोलू
शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। एक शाम सोमदत्त अपनी दुकान के बाहर बैठा गांव की यादों में खोया था। सुनीता, आज हमारे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, शोहरत, पर मेरा मन आज भी चंदनपुर की उस कच्ची मिट्टी की खुशबू के लिए तरसता है। मुझे वो गांव, वो खेत और अपने पुरखों की जमीन बहुत याद आती है। हमें वहां वापस जाना चाहिए। मुझे उसकी बहुत याद आती है सुनीता। हाँ जी, मेरा भी यही मानना है। अब हमारे पास इतना सामर्थ्य है कि हम साहूकार से अपना घर और जमीन सम्मान के साथ वापस ले सकते हैं। चलिए, हमें गांव चलना चाहिए। जब सोमदत्त अपनी बड़ी गाड़ी लेकर गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। वहां उसने देखा कि जगन का घर खंडर बन चुका है। जगन एक पुराने पेड़ के नीचे बहुत ही बीमार और फटे हाल स्थिति में लेटा था। सोमदत्त को देखते ही वो उसके कदमों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। सोमदत्त भाई, मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूं। मैंने ही जलन में आकर तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। मैंने जंगलों से ढेर सारे आवारा बैल को तुम्हारे आंगन में छोड़ दिया था ताकि वो सारे बर्तन और गमलों को फोड़ दे और तुम्हें वो 5 बीघा की जमीन न मिल पाए। उस रात के बाद से मेरी चैन नींद सब उड़ गई। मेरी फसलें बर्बाद हो गई, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई और मैं इस बीमारी की गिरफ्त में आ गया। ईश्वर ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी है। मुझे माफ कर दो सोमदत्त भाई। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा सोमदत्त भाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सोमदत्त भाई। जगन, जिस दिन तुमने मेरे बर्तन तोड़े थे उस दिन मुझे लगा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, पर आज मैं समझ पा रहा हूं कि वो विनाश ही मेरे इस बड़े निर्माण का आधार बना। तुमने अगर उस दिन मेरे आंगन में बैलों को न छोड़कर बर्तनों को ना फोड़ते तो मैं आज इतना अमीर नहीं बन पाता। मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। बदला लेना इंसान का नहीं, ऊपर वाले का काम है। चलो, मैंने तुम्हें माफ किया। सोमदत्त ने साहूकार धर्मपाल के पास जाकर उनका सारा हर्जाना ब्याज समेत लौटाया और अपना घर और वो 5 बीघा जमीन वापस ली। उसने उस जमीन पर एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया ताकि गांव का कोई भी बच्चा गरीबी के कारण शिक्षा से दूर न रहे। सोमदत्त का परिवार अब फिर से अपने गांव की मिट्टी के बीच सबके प्यार और सम्मान के साथ खुशी खुशी रहने लगा और गांव वाले कभी भी आपस में घृणा और बैर नहीं करते थे। वे सब आपस में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, सोमदत्त की ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और कड़ी मेहनत के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे